लास्ट चैप्टर 912 इंटेंस मूवमेंट पर खत्म हुआ था। एजिक के शांत लेकिन भारी सवाल के साथ तुम तैयार हो? चैप्टर वहीं से शुरू होता है। तैयार? क्लाइन ने मुस्कुराते हुए एंजो की ओर इशारा किया और कह डाला, बिल्कुल नहीं। उसने आगे कहा, वो ग्लव अभी भी सील होना बाकी है। बिलखाती धूप सी जली हुई एंजो ने बायां हाथ, जिस पर फ्लावर ऑफ ब्लड और ग्रीन एसेंस की अंगूठियां चमक रही थीं, से दाहिने हाथ का ह्यूमन स्किन्ड ग्लव उतार दिया। वो था क्रीपिंग हंगर। आमतौर पर जब यह उपयोग में नहीं होता, क्लाइन इसे ग्रे फॉग के ऊपर फेंक दिया करता था, क्योंकि म्यूटेशन के बाद इसकी मूल सील खराब हो चुकी थी। यह रोजाना किसी जिंदा इंसान को खाना चाहता था, वरना यह अपना पहनने वाले को ही अपना भोजन समझ लेता। लेकिन अब मिस्टर एजिक के जल्दी आने की संभावना थी, इसलिए क्लाइन ने निर्णय किया क्रीपिंग हंगर को असल दुनिया में ही रखें, सिवाय किसी विशेष परिस्थिति के। वो सोचकर मुस्कुराया। वो इस नजारे की कल्पना कर सकता था जब मिस्टर एजिक आएंगे। वो ऐसी बातचीत बिल्कुल नहीं चाहता था। तुमने कहा था ग्लव को सील करना है? एजिक ने पूछा। हाँ, बस एक पल, मुझे वॉशरूम जाना है। या तुम तैयार हो? नहीं, एक पल दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसी किसी समान पंक्ति की कल्पना क्लाइन को थोड़ी शर्मिंदगी देती। भले ही वो ये ना सोचे कि मिस्टर एजिक ग्रे फॉग के रहस्य को पहचान लेंगे, ये उसकी छवि पर असर डाल सकता था। इसलिए नई मैरियोनेट प्राप्त कर खुद को देखने की कोशिश पूरी करने के बाद क्लाइन ने क्रीपिंग हंगर को असल दुनिया में वापस लाकर उसका पिछला भोजन पूरा करवा दिया। पहले की तरह नहीं, अब पहनने वाला एंजो था, और क्रीपिंग हंगर की रोजाना खाने की तृष्णा को काबू में रखने के लिए क्लाइन ने कुछ सामान्य मशरूम अपने पास रखे। साथ ही मैरियोनेट को हमेशा उससे कम 5 मीटर दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया। एजिक ने क्लाइन की बात सुनी और मैरियोनेट के व्यवहार को देखकर सिर हिलाया। फिर उसने वो ह्यूमन स्किन्ड ग्लव लेने के लिए हाथ बढ़ाया। क्लाइन ने इस मौके का फायदा उठाया, पॉकेट से कुछ मशरूम निकाले और पास के ट्रैश कैन में फेंक दिए। पाप! क्लाइन ने अपनी उंगली जोर से ठक सा भपा दी। मशरूम एक लाल सी लौ में जल उठे, पर ये आग आसपास की किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। ये उसकी फ्लेम कंट्रोलिंग शक्ति थी, मजिशियन होने का असर। ये देखकर कि मिस्टर एजिक की निगाह अनायास उधर गई, क्लाइन ने सूखी हंसी दी और कहा, पहले की अनप्रत्याशित घटनाओं के बाद क्रीपिंग हंगर मशरूम से थोड़ी सी डर खाने लगा है। मैं उसकी कमजोरी का इस्तेमाल कर उसकी अर्जिस को रोक रहा हूँ। असल में मशरूम रखना ज्यादा असर नहीं डालता, क्योंकि जैसे ही मशरूम गायब होते हैं, सील्ड आर्टिफैक्ट तुरंत पलटकर भड़का देता है। जब तक कोई आसान सा भोजन सामने ना हो, तब तक यह दुश्मन की मदद कर देता है। मशरूम, एजिक ने मरमर किया। वो उस ग्लव को पकड़े हुए था जिस पर खून के दाग थे। उसने वातावरण पर एक हाथ फेर दिया। बाहर की धूप अचानक अंदर प्रवेश न करने लगी। भीतर भयानक सफेद और गहरे हरे रंग के जटिल सिंबल्स, लेबल और पैटर्न हवा में प्रकट हुए, लगभग जैसे अदृश्य भूत, छायाएं और आत्माएं उन अक्षरों को लिख रही हों। वे हवा में गुंथे और एक रहस्यमयी डुपल ब्रॉन्ज तरह का द्वार बना जो किसी दूसरे संसार की ओर प्रतीत होता था। एक गहरा, शांत और भयानक संसार। वो द्वार सिकुड़कर क्रीपिंग हंगर पर उतरा और ग्लव के खून के दाग तेजी से दूर हो गए। वो लगभग सफेद दिखने लगा। कुछ ही क्षणों में वो ह्यूमन स्किन्ड ग्लव सामान्य रूप में लौट आया। ये अब भी पतली परत वाला ग्लव था और बिना मशरूम्स के दबाव के अब ये पागलपन या खाने की लालसा नहीं दिखा रहा था जैसे पहले था, एजिक ने कहा, और क्रीपिंग हंगर क्लाइन को लौटा दिया। क्लाइन ने दिल से शुक्रिया अदा किया। बड़ा शख्स पीछे खड़ा हो तो आराम कैसा अच्छा लगता है। उसने ग्लव अपनी बाईं हथेली पर पहना। कुछ सोचते हुए उसने एक बात उठाई, मिस्टर एजिक, जब मैं आपका कॉपर विसल लेकर बरसर्क सी पार कर रहा था तो मुझे बार बार एक सपना आया। सपने का मुख्य विषय था अंधेरा और ठंड। एक उल्टा भूमिगत मकबरा जहां असंख्य बचकी सी ताबूत थे और उनके ऊपर मृत शरीर पड़े थे। उनके पंख, घने सफेद पंख, उन पर जमे थे। पंखों पर पीला सा तेल लगा हुआ था। मकबरे की गहराई में एक काला फॉग था जो सब कुछ घेर रहा था। सपने में आप और मैं उस मकबरे की जांच कर रहे थे। हमने कुछ सक्रिय कर दिया। काला फॉग सूंघने जैसा पैंटिंग साउंड कर रहा था और पतले भ्रामक काले नलों की तरह फैल रहा था। हर बार जब मैं इसी जगह पहुंचता, मैं चौंक कर जाग जाता। क्लाइन ने कॉपर विसल की डिविनेशन के रूप में आए इस संकेत को विस्तार से बताया। ये एजिक के लिए चेतावनी थी कि वे थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि ड्रीम डिविनेशन पैसिव सपने से अलग एक्टिव रूप होता है और एजिक जानते थे कि क्लाइन सीयर पाथवे का बियॉन्डर है। ऐसे अनुभव असामान्य नहीं है। एजिक ने शांत स्वर में सोचकर कहा, यह शायद बरसर्क सी में डेथ द्वारा छोड़े गए किसी चीज से जुड़ा है। न्यूमिनस एपिस्कोपेट की आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट में कुछ गुणवत्तापूर्ण प्रगति हुई लगती है। एजिक का यह कहना ये फोर्थ एपॉक डेथ काउंसिल जैसा है।
क्लाइन की नाराजगी को ठंडा कर गया। क्लाइन ने अपना दाहिना हाथ माथे पर रगड़ते हुए गर्मन स्पैरो का रूप बदल दिया। फिर वो बोला, मुझे एक चीज और सुनिश्चित करनी है, एडमिरल हेल लुडविल कहीं खतरनाक जगह पर तो नहीं है और उसके आसपास न्यूमिनस एपिस्कोपेट के डेमीगॉड्स तो नहीं है। मरल्यूक कफलिंग जहाज पर है या नहीं, इस बात पर क्लाइन कुछ नहीं बोला। वो हर कुछ दिनों में इसकी जांच करता था। वो सोचता था कि एडमिरल हेल ने शायद अभी तक उस मिस्टिकल आइटम को खोजा नहीं या पाया हो और रोका हुआ हो, शायद गर्मन स्पैरो के लिए एम्बुश के उद्देश्य से। एजिक ने शांति से उत्तर दिया, हम पास पहुंचते ही यह सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है। क्लाइन ने तुरंत एंजो से कहा कि वो जाकर कोट रैक पर से गोल्डन केन निकाल ले। सब कुछ तैयार देखकर एजिक ने दाहिना हाथ बढ़ाकर क्लाइन के कंधे पकड़ लिए। क्लाइन ने भी दाहिना हाथ बढ़ाकर एंजो के कंधे को पकड़ा। गर्दन पर रंग बदल गए, लाल और काले रंग और गहरे हो गए। वे एक दूसरे में स्टैक होकर चमकदार और विसंगत हो गए। तीनों, दो आदमी और मैरियोनेट, स्पिरिट वर्ल्ड से होकर गुजरने लगे और ब्लैक गोल्ड इनलेट केन आगे नाचता हुआ क्लाइन की खोई मरल्यूक कफलिंग की दिशा दिखा रहा था। थोड़ी देर में केन नीचे गिरा और हवा में लटक गया। एजिक ने यात्रा रोक दी, पर वे अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड में ही थे। वो जैसे कुछ देख रहा हो या कुछ सुन रहा हो। 2-3 सेकंड के बाद उसने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर उसने क्लाइन और मैरियोनेट को स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया। क्लाइन ने उसी समय जरा सी याद ताजा की जब उसने एजिक की यादों के सुराग ढूंढे थे। तब टारगेट वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी के एंशिएंट क्रॉनिकल्स थे। उस समय एजिक ने कहा था, प्रॉब्लम गंभीर नहीं है, पर बाद में वे डेमोनिस ऑफ अनेजिंग कैटारीना का सामना कर गए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जब तुम कहते हो। क्लाइन ने तंज कसते हुए चारों ओर नजर डाली। वो फेमिलियर माहौल था। एक विशाल जहाज, गहरे भरे और भूतिया हरी रंग का, उस पर ब्लैक टूलिप का झंडा लहरा रहा था। ज़ॉम्बी, कंकाल, भूत और छायाएं वहां पर पाल चलाते, गश्त करते या तोपों की प्रैक्टिस कर रहे थे। सब कुछ बताता था कि यह एडमिरल हेल का फ्लैगशिप ब्लैक ट्यूलिप है। पिछली बार के मुकाबले अब ब्लैक ट्यूलिप पर काफी जिंदा बियॉन्डर्स भी थे। अचानक लुडवेल के दाहिने हाथ की काली अंगूठी कंपित हुई और चमकी। उसकी आंखों का घमंडी पीला लौ अस्थिर हुआ और सीमाओं तक सिकुड़ गया। तुरंत लुडवेल ने अपनी कमर झुकाई। एजिक एगर्स के समक्ष जमीन पर गिरा और उनकी निगाहों के नीचे उस डेक पर चुंबन किया जहां चारों ओर देखे जाने वाले या तो मोहित, आश्चर्यचकित या निर्जीव दिख रहे थे।